everyone. Welcome to our YouTube channel Humanities Hunt. Here you will get contents related to humanities. For more video updates, like it, share it and do subscribe it. तो आज हम एक टॉपिक उठाएंगे पॉलिटिकल साइंस का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर उसकी नीड क्या है। तो एक साउथ अफ्रीका का एग्जांपल आपको दें तो साउथ अफ्रीका आपको पता है वहाँ के नेटिव्स ब्लैक हैं कलर में और वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी का रूल था। उन लोगों ने किया क्या था कि उन्होंने अपार्थीड सिस्टम लगाया हुआ था वहाँ पे। अब अपार्थीड सिस्टम में क्या था कि उनको उनके मतलब जो ब्लैक्स हैं उनके यूज के लिए अलग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यानी कि यहाँ पर की जो चर्च है यानी वर्शिप प्लेसेस हैं वो भी अलग है। कोई भी पब्लिक प्लेस हो चाहे ट्रेन हो बस हो उसमें उनको ट्रैवल करने की कह सकते हैं परमिशन नहीं थी और अगर कर भी सकते हैं तो फिर उनके लिए फिर उनके पास उस चीज के लिए स्पेशल परमिट होनी चाहिए। तो ये सारी वहाँ पे चीजें थी। जब इसका विरोध लोगों ने किया, उनके लीडर नेल्सन मंडेला ने किया तो उनको और उनके 7 साथियों को आजीवन कारावास की यानी 28 साल की जेल दे दी गई। जब 1994 में वो निकल करके आए तो फिर से वापस से वही मूवमेंट शुरू हो गया। तो फिर लग गया व्हाइट माइनॉरिटी को कि नहीं अब यहाँ के लोगों को ऑप्रेस करना मुश्किल है। तो फिर उन लोगों ने यानी कि ब्लैक्स और व्हाइट ने मिलकर समझौता किया कि हम लोग एक बीच का रास्ता कह सकते हैं ना कि गोल्डन वे निकालते हैं और उस गोल्डन वे का नाम कॉन्स्टिट्यूशन था। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो ऑप्रेसर थे और जो ऑप्रेस्ड थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इस कंट्री में एक साथ रहेंगे, ना किसी के अधिकारों को हम लोग मतलब ना किसी के अधिकारों का हनन करेंगे और ना ही अपने अधिकारों को किसी को हनन करने देंगे। तो ये सारे जब डिस्कशंस हुए तो उसको उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क करके वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और बाद में साउथ अफ्रीका का यही कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण साबित हुआ। तो अभी तक तो हमने एक साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल देखा इस अपने चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है यानी कि संविधान क्या होता है। अब इन सब के बाद हम अपना अगला पॉइंट क्लियर करेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर किसी देश में हमको मतलब सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत है जो कि सुप्रीम है, जो कि मतलब कि सारे लॉज की सुप्रीम है और वो सब लोगों के लिए एक जैसी है, तो उसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि जनता और गवर्नमेंट के बीच और साथ ही साथ जनता के बीच एक तरह से सामंजस्य बैठाता है या फिर सबको मतलब कह सकते हैं इक्वलिटी देता है। दूसरा क्या है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब ये क्योंकि जैसे एक देश है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी, अगर अपने भारत की ही बात करें तो भारत एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्रॉड कंट्री है ना, डाइवर्स कंट्री है, तो अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग एक दूसरे के ऊपर यकीन कर सकें और साथ ही साथ ये कि उनको ये यकीन हो, उनको ये विश्वास हो कि उनका राइट किसी भी तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि वो छीना नहीं जाएगा या फिर उस पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा ये भी बताता है कि अगर कोई भी पार्टी है जो अगर वो जीतती है तो किस तरह से उसको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है या फिर किस तरह से उसको आगे अपना काम करना है, ये सारी चीज़ें भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। तीसरा अगर हम देखें तो लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये जैसे कि अगर कोई पार्टी है जो कि रूलिंग कर रही है ना, रूलिंग पार्टी है, तो उसकी पावर पे भी लिमिट लगाना कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। क्योंकि अगर वो किसी भी गवर्नमेंट पे अगर वो अंकुश ना लगाए तो वो गवर्नमेंट तो निरंकुश हो जाएगी। उनको फिर ये है कि वो किसी भी तरह का रूल कर दें या किसी भी तरह का लॉ और ऑर्डर पास कर दें, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। तो इसलिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है ताकि हम गवर्नमेंट के भी पावर्स पे लिमिट लगा सकें। यानी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ है या ऑर्डर है जो जनता के लिए ठीक नहीं है या उनके हित में नहीं है तो उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बराबर चेक बनाए रखे। चौथा पॉइंट है कि क्लैरिफाइज राइट्स ऑफ द सिटीजन, और हर एक सिटीजन को मतलब उनके क्या अधिकार हैं, क्या उनके मतलब कि कह सकते हैं कि राइट्स हैं, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है। पांचवा पॉइंट है क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन जो कह सकते हैं नीड है या ज़रूरत है तो एक गुड सोसाइटी इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक हो और खासकर अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें इतनी डाइवर्स कंट्री हो, वहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पे रूल एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे मतलब रूल करना या फिर उस देश को ठीक तरीके से चला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और खास करके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अमेंडेबल हो एज पर नीड,
क्योंकि जो भी मतलब हम लोग रूल्स आज बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आज वो 10 साल बाद भी चलेंगे या 20 साल बाद भी चलेंगे। तो वही बात है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर नीड अमेंडेबल हो, वो ज़रूरी है इंडिया के लिए या फिर अदर डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स मतलब रूल होती हैं। किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका की तरह भारत में भी, हमारे इंडिया में भी लोगों के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, खास करके इंडिपेंडेंस के साथ साथ भारत के ऊपर एक बहुत ही बुरी मतलब स्थिति थी जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। और उसी बीच में ये समस्या भी पैदा हुई कि अब हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की जरूरत है। हुआ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब बनाई गई। कैसे बनाई गई? जो कि इलेक्टेड मेंबर्स थे, मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, उनसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उसमें 299 मेंबर्स थे जो भारत के लिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जो बाद में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए। तो 299 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जो कि ये असेंबली मतलब जुलाई 1946 में बनी और इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें इंटरिम प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद इसके मतलब कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। फिर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना अपना मतलब कह सकते हैं कि तरह से शुरुआत की। इसमें फिर अलग अलग लोगों को भी अलग अलग, जैसे जो डाइवर्स के लोग हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, अलग अलग एरेना से लोगों को इन्होंने लिया और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की शुरुआत की। और फिर इस तरह से हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जाके 26 नवंबर 1949 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर दिया, लेकिन एक्शन में वो 26 जनवरी 1950 में आया, जिसको हम आज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वो होगा हमारा वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर यहाँ पर मैंने प्रीएम्बल को मेंशन किया है, और उस प्रीएम्बल को इसलिए मैंने मेंशन किया है कि जो प्रीएम्बल है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान का सोल है एक तरह से, या फिर कह सकते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जो कि अमेरिका से इंस्पायर्ड है। मतलब अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायर होके हम लोगों ने अपने इंडियन सिचुएशन के हिसाब से अपना एक प्रीएम्बल तैयार किया है, जो हमारे पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है। अब हम प्रीएम्बल को ही गाइडिंग प्रिंसिपल्स या फिलॉसफी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा संविधान बना तो कुछ जैसे कि कई तरह के मत में मतलब कि मतभेद थे लोगों के बीच में। कुछ लोगों को कहना था कि अब तो संविधान बन गया तो पूरी तरह से इक्वलिटी हो जाएगी, मतलब सभी लोग इक्वल होंगे, सबको समान तरीके के अधिकार होंगे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जिनमें जैसे महात्मा गांधी का नाम पहले ही आता है। फिर लेकिन अगर दूसरे लोगों की बात करें तो जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका ये मानना था कि संविधान तो बन गया, हम लोग पॉलिटिकल इक्वलिटी भी पा जाएंगे, लेकिन जो हमारा सोशल फ्रेमवर्क है, जो हमारा सोशल एरेना है, उसमें हम लोग अभी भी कह सकते हैं कि एक तरह से इक्वलिटी से या जस्टिस से या डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो इसी को समझने के लिए हम लोगों ने मतलब कह सकते हैं एक तरह से एक फ़िलॉसफी तैयार की, एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन तैयार किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम प्रीएम्बल का नाम देते हैं। अगर एक बार इसको हम शुरुआत से अंत तक देखें तो इसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब अगर हम इस प्रीएम्बल को वन बाय वन अगर हम लोग समझें तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया इसलिए कहा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोगों ने इसलिए कहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है ये उन्हीं लोगों ने बनाया जो इलेक्टेड थे। ये नहीं कि जिनका भी मतलब कि कोई ऐसे लोग नहीं कि जो कोई आउटसाइड पावर्स हो या कोई और हो जो मतलब कि कहीं से उनको हम लोगों ने मतलब बस कह सकते हैं कि अपने प्रेफरेंस के बेस पे बनाया, नहीं।
हमारे इस संविधान को हम भारत के लोगों ने बनाया। और फिर कैसा, इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इन सारे वर्ड्स का हम लोग अगर एक एक करके मीनिंग देखें तो सॉवरेन, संप्रभुता, भारत एक संप्रभुता संपन्न, संप्रभु का मतलब ये कि यहाँ की जो मतलब यहाँ पे जितनी भी पावर्स है वो यहीं की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या हमारी गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है। इस पे किसी भी एलियन फोर्सेस का कोई भी एक तरह से कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट समाजवादी। सोशलिस्ट का मतलब ये कि वेल्थ जितनी भी है कंट्री में वो सब एक गवर्नमेंट की वेल्थ है, और वो सब जो डिस्ट्रीब्यूट भी होगी वो हमारे भारत के लोगों के ही बीच में होगी। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, भारत में हर एक लोगों को मतलब एक तरह से आज़ादी है कि आप कोई भी धर्म अपनाइए या आप किसी भी धर्म को फॉलो करिए, लेकिन भारत खुद धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि भारत की कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, या जैन, बुद्धिज्म एक्सेट्रा कोई भी हो, लेकिन भारत एक देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। डेमोक्रेटिक, अगर हम यहाँ पे फिर बात करते हैं डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक मतलब वो गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, ये नहीं कि किसी भी मतलब कह सकते हैं कि किसी के भी रूल के आधार पे वो हो। डेमोक्रेटिक यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट होगी वो होगी। रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी कि यहाँ का जो हेड होगा, यानी कि जो स्टेट का हेड होगा, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से होगा, स्टेट का जो हेड है वो इलेक्टेड होगा, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो इलेक्टेड होगा, हेरिडेटरी नहीं जैसा कि मोनार्की में होता है। इसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे प्रीएम्बल का हम उसकी बात करें तो जस्टिस की बात करेंगे। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सभी को एक समान, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सब आधार पे उनको एक तरह की जस्टिस मिलेगी। लिबर्टी, लिबर्टी किसकी, ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी हो चाहे वो सोच की स्वतंत्रता हो, उसको एक्सप्रेस अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, उनके बिलीफ की हो, फेथ की, वर्शिप की, मतलब हर एक आदमी स्वतंत्र है अपनी भावनाओं को या फिर अपने फेथ को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर आता है हमारा इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर एक व्यक्ति हमारे मतलब कह सकते हैं कि संविधान में या कानून की नज़र में सब लोग इक्वल हैं, कोई भी किसी के बीच में भी कोई भी भेदभाव नहीं है। और फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी की मतलब कि हम पूरे भारत के लोग, हम भारत के लोग एक परिवार हैं, ना यहाँ पर कोई किसी से ऊंचा है और ना यहाँ पर कोई किसी से नीचे है। तो बस यही सारे जो मेन पॉइंट्स हैं, इन्हीं को एक तरह से कह सकते हैं कि दृष्टिगत रखते हुए हमारा एक पूरा संविधान है। अगर आप इस प्रीएम्बल को ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो आपको आपके संविधान का, यानी हमारे संविधान का एक ओवरऑल जो थीम है वो हम लोगों को पता चल जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रीएम्बल। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को मिला करके बना है। अब वो क्यों मिला करके बना है, किस देश से हमने क्या पार्ट लिया है, ये सब हम लोग इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ भी कोई दिक्कत लगती हो या फिर कोई भी चीज़ इसमें कुछ कम रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का पार्ट 1। थैंक यू।